नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, बजट देश के हर वर्ग को भरोसा देता है, गरीबों को सहारा देने वाला बजट है, युवाओं को मौका, महिलाओं के सम्मान और ताकत देने वाला ये बजट आया है। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए साफ रोड मैप दिखाने वाला बजट है। वित्त मंत्री ने जो 3 कर्तव्यों की बात कही, ये बहुत शानदार थी। ये बजट युवाओं, महिलाओं, मध्यम वर्ग सभी के लिए मौका देने वाला और भारत की प्रगति को नए आयाम तक लेके जाने वाला लग रहा है। मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो पूरा बजट है, ये देश के हर वर्ग को भरोसा देता है, गरीबों को सहारा देने वाला बजट है। ये युवाओं को मौका देने वाला, महिलाओं को सम्मान और ताकत देने वाला और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और एक साफ रोड मैप दिखाने वाला ये पूरा बजट है। और जो 3 बातें हमारी आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कही, 3 कर्तव्यों की बात कही, वो बहुत ही शानदार थी कि ये बजट 3 बड़े कर्तव्यों से प्रेरित है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पहला कर्तव्य है देश की आर्थिक वृद्धि को तेज करना और लगातार उसे बनाए रखना, दोनों चीजें। दूसरा कर्तव्य है कि लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और लोगों की, परिवारों की क्षमता बढ़ाना ताकि हर नागरिक देश के विकास में भागीदार बन सके। और तीसरा कर्तव्य जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, उनका मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। इस विजन को सही मायने में जमीन पे उतारने के काम इस बजट में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इस बजट में हरियाणा को इतना कुछ दिया है जो कांग्रेस कभी नहीं दे पाई। कांग्रेस लोगों को ऐसे गुमराह न करे। कांग्रेस के नेता पहले इस बजट को समझे, उसके बाद अपनी राय दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जो हरियाणा को दिया है, कांग्रेस 55 साल तक देश के अंदर सत्ता में रही है। ये लगातार लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भी सत्ता में रही है, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है। क्योंकि आरोप लगाना तो आसान है, परंतु तुलना करे किसी भी, मैं उसको बताना चाहता हूं जो नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट के अंदर हरियाणा को दिया है, ऐतिहासिक दिया है। आज तक इतना किसी सरकार ने नहीं दिया जो नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को दिया है। राखी गढ़ी को लेकर जिक्र हुआ। राखी गढ़ी से भी अलग मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक हरियाणा को इतना दे दिया है इस बजट के अंदर कि कांग्रेस के सपने से भी बाहर है। क्योंकि वो सत्ता में रहे, मैं इसलिए सपने से कह रहा हूं, वो सत्ता में कभी लाने में नाकामयाब रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के लोगों से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं और उसका कारण है जो नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को दिया है। आज हरियाणा को नंबर 1 के ऊपर दिया है, नंबर 1 के ऊपर। उसको आंकड़े ध्यान करने चाहिए क्या दिया है, उसको पता नहीं, ऐसे गुमराह मत करना चाहिए। क्योंकि ये लोग तो कुछ लाने में नाकामयाब रहे हैं। लखनऊ से एक दिल छू जाने वाली खबर सामने आई है, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान स्कूल में एडमिशन चाह रही एक बच्ची से मुलाकात की और उसकी परेशानियों को भी सुना है। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्ची को स्कूल में एडमिशन दिलाया जाए ताकि उसकी शिक्षा में कोई बाधा न आए। ये पहल स्थानीय लोगों के लिए प्रेरणादायक साबित हुई है और बच्चों की पढ़ाई के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती है। स्कूल जाएगी नहीं, आज तो गई नहीं है। नाम है क्या है बताओ? एडमिशन कहाँ? तो स्कूल जाएगी इस उम्र में? कौन क्लास में? नलगोंडा तेलंगाना से चुनावी खबर सामने आ रही है। आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर AIM प्रमुख ओवैसी ने जनता से वोटिंग की अपील की है। ओवैसी ने नलगोंडा की जनता से गुजारिश की है कि वो 11 फरवरी को अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करें और AIM के उम्मीदवारों का समर्थन करें।
उन्होंने कहा कि आईएम नलगोंडा में अपने नेतृत्व को मजबूत करना चाहता है और विकास कार्यों को तेज करने के लिए जनता के वोट की जरूरत भी है। ओवैसी ने विशेष रूप से नलगोंडा के गरीब इलाकों में रुके हुए विकास कार्यों को पूरा करने का भरोसा देते हुए सभी से पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मेरी नलगुंडे की आवाम से ये गुजारिश है कि 11 तारीख के दिन आप सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से रवाना होकर अपने पूरे अफराद खानदान को साथ लेकर अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इन तमाम उम्मीदवारों के हक में अपना वोट इस्तेमाल करके आप अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। आपका एक एक वोट पतंग के निशान पर जब लगेगा तो आपके इत्तेहाद का पैगाम होगा। वो पैगाम होगा हम अपनी लीडरशिप को मजबूत करेंगे नलगुंडा में। वो इस बात का सबूत होगा जब पतंग के निशान पर बटन दबेगा 11 तारीख के दिन, तो नलगुंडा में हम अपनी क़ियादत को मजबूत करेंगे और नलगुंडा के रोशन मुस्तकबिल के लिए नलगुंडा के गरीब इलाकों में, खास तौर से पुराने शहर के इलाके में जो बहुत से तरक्याती काम रुके हुए हैं, चाहे वो साफ पीने के पानी का मसला हो। यूनियन बजट 2026 पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, ये बजट बिल्कुल खोखला है। इस बजट में आम आदमी को कोई भी राहत नहीं दी गई है। इसमें किसानों को भी कोई प्राथमिकता नहीं दी गई। जो अब तक मैंने बजट देखा है, ये बजट बिल्कुल खोखला है और आम आदमी को कोई राहत नहीं दी गई। देखो, कोई भी हो, आम आदमी की राहत के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पब्लिक के जो काम होते, पब्लिक को क्या लाभ होना है, मुख्य 3 बात होती है। जहां तक एजुकेशन का सवाल है, 2002-03 में तो एजुकेशन बजट पे जो सेस को निकालकर 2.3 था टोटल बजट का अलॉटेड था। अब 2026-27 में ये 1.1 कर दिया, एक्सक्लूडिंग सेस आधा कर दिया, आधा हो गया। मतलब उसके देखते हैं ना, उससे हिसाब से। इसी प्रकार से हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य में 2026-27 में इन्होंने 50 करोड़ बढ़ाए हैं, लेकिन 2017 की पॉलिसी के हिसाब से एक्सपेंडिचर जो होना चाहिए स्वास्थ्य पे 2.5 जो है परसेंटेज ऑफ जीडीपी होना चाहिए, और जो कि अब की 1% से कम है। इसी प्रकार से जो आम पब्लिक है, मध्यवर्गीय लोग हैं, उनको कोई राहत नहीं दी गई। महंगाई तो 6% के हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन कोई इनकम टैक्स कोई उन्होंने लिमिट नहीं बढ़ाई, जैसे कोई राहत नहीं दी, और वो गरीब आदमी पर और पड़ेगा। इसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी की बात है, क्रिप्टो करेंसी में तो कह दिया 30% लगेंगे, लेकिन ये अब तक जवाब नहीं दिया वो लीगल है कि नहीं है, इलीगल है। इसी प्रकार से जो आम आदमी का, जो मध्यवर्गीय लोग हैं, किसान हैं, उसका तो पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल। पाकिस्तान द्वारा आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार के बयान पर बीसीसीआई की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। दिल्ली में बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि इस मामले पर आईसीसी का आधिकारिक बयान आ चुका है, जिसमें खेल भावना की बात कही गई है और बीसीसीआई पूरी तरह आईसीसी के रुख से सहमत है। राजीव शुक्ला ने साफ किया कि जब तक आईसीसी से औपचारिक बातचीत नहीं हो जाती, तब तक बीसीसीआई इस मुद्दे पर कोई अलग टिप्पणी नहीं करेगी। देखिए, ये बड़ा आईसीसी का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने खेल भावना को लेकर कहा है, तो हम पूरी तरह आईसीसी से सहमत हैं और लेकिन हम बीसीसीआई इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेगी जब तक
पटना से सियासत से जुड़ी खबर। बिहार विधानसभा सत्र की शुरुआत पर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि सत्र के दौरान सरकार की हर गलत नीति का जमकर विरोध किया जाएगा। उन्होंने नीट की एक छात्रा से जुड़े मामले का जिक्र किया। इस आरोप लगाया कि इस मामले में सरकार असमंजस में है और एनडीए के बड़े नेताओं के परिवार का हाथ होने की बात भी सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में कटघरे में खड़ी है और राजद नेता के हितों से जुड़े हर सवाल को मजबूती से सदन में उठाया जाएगा। प्रारंभ है आज और कल से क्वेश्चन आवर होगा और सरकार के हर गलत नीतियों का हम लोग जमकर विरोध करेंगे, सदन और सदन के बाहर में भी। चाहे वो किसान का मामला हो, बेरोजगारों का मामला हो, मजदूरों का मामला हो, महिलाओं का मामला हो। आज देख रहे हैं किस तरह से एक नीट छात्रा के साथ जो घटना घटित हुई है उस पर सरकार असमंजस में है। कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही है कि एनडीए के बड़े नेताओं के परिवार में उसमें हाथ है, इसलिए वो भेद नहीं खोल रही है, न कार्रवाई कर रही है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण का कितना प्रभाव है। इसलिए सरकार कटघरे में खड़ी है और कटघरे में खड़ी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने केंद्रीय बजट को लेकर कड़ी प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने कहा कि बजट हिमाचल के लिए बेहद निराशाजनक और चिंताजनक है। नरेश चौहान ने आरोप लगाया कि बजट में न तो हिमालय जैसे पहाड़ी राज्यों की आर्थिक जरूरतों को समझा गया है और न ही उसकी विशिष्ट परिस्थितियों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना प्रदेश के लिए सबसे बड़ा झटका है, जिससे हिमाचल को सीधे तौर पर करीब 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। मैंने भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा है। वो किसी बात को लेके श्योर नहीं थे, अनुमान लगा रहे थे और डिफेंड नहीं कर पा रहे थे आज के बजट को। कुछ दो चार चीजें बताते, हर बार बजट आता है। मुझे हैरानी इस बात की है कि इस बार बजट बनाने वाली जो टीम है पीछे की वो बदली है या क्या कारण हुआ है। कोई साफ दिशा नहीं दिख रही कि किसी वर्ग को ये बजट देश का विकास का इंजन कैसे बनेगा। सबसे बड़ी समस्या लोगों के पास अपने काम धंधा या रोजगार को लेके, उस दिशा में ये बजट बिल्कुल साइलेंट है। जिस प्रकार का जिक्र उन्होंने किया है कि टैक्सेस में क्या बढ़ोतरी होगी, मेरी नॉलेज के हिसाब से 41% शेयर पहले भी मिलता था हमारा टैक्सेस के पूल से। मुझे लगता है कि अभी भी वही है। फिर भी अगर आप बात करते हैं तो कल तक और देखते हैं कि क्या क्लैरिटी इसमें आती है। जैसा मैंने जिक्र किया कि हमारे लिए रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन राज्यों में पिछली सरकार 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गई, सरकारी कर्मचारियों की और पेंशनर्स की 12,000 करोड़ रुपए की देनदारियां छोड़ के गई, तो वो उन चीजों से बाहर निकलने के लिए हिमाचल जैसा राज्य जहां आप लोगों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा सकते हैं, अपने जितने हम कोशिश कर सकते थे 3 सालों में कि हमने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो फैसले हो सकते थे वो हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेखूबी किए हैं। उसके अंदर आपने देखा किस प्रकार हमने एक 5 स्टार होटल की जो प्रॉपर्टी लगातार 23 वर्षों से उस पर फैसला नहीं हो पा रहा था, वो भी सरकार के प्रदेश के लोगों की हो गई, जो कम से कम 500 करोड़ रुपए का होटल है, 5 स्टार होटल छराबड़ा में, और उसके अलावा 300 करोड़ रुपए हमने उस कंपनी से और लिया। वही बात जो है पावर प्रोजेक्ट्स में थी कि किस प्रकार 12% से फ्री पावर से हमने। यूपी के अमरोहा जिले से एक ठगी का मामला सामने आया है, जहां शादी का झांसा देकर एक युवक से 1.5 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। मामला आदमपुर थाना क्षेत्र के ग्राम तालाब बड़ा का है। पीड़ित विजेंद्र ने आरोप लगाया है कि लगभग 1 साल पहले भोजराज और उसकी पत्नी प्रीति ने उसे शादी करने का भरोसा दिलाया और 1.5 लाख रुपए ले लिए। जब रकम वापस मांगने पर आरोपियों ने साफ इनकार किया और धमकाया तो विजेंद्र ने पुलिस से इसकी शिकायत की। स्थानीय पुलिस ने शिकायत के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके बाद पीड़ित ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लिखित शिकायत भेजी है। डिप्टी सीएम के निर्देश पर आदमपुर पुलिस ने महिला प्रीति, उसके पति भोजराज और अजरुद्दीन इस्लाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित को उम्मीद है कि अब उसे न्याय मिलेगा और उसकी मेहनत की कमाई वापस मिलेगी।
संभल के क्षेत्र थाना कैला देवी क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। चोरों के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने थाना कैला देवी पहुंचकर प्रदर्शन किया और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि आधा दर्जन से अधिक गांव में किसानों के ट्यूबवेल से स्टारर, केबल और कीमती सामान चोरी कर लिया गया, जिससे सिंचाई व्यवस्था ठप हो गई है और फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ गई है। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार वर्मा का कहना है सभी घटनाओं की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही चोरों की पहचान कर गिरफ्तारी कर ली जाएगी। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के उप तहसील जारगा में बीती रात मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। इसी दौरान गांव में घर के समीप आकाशीय बिजली गिरने से भारी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के अनुसार जारगा के निवासी पुरुषोत्तम कुशवाहा के घर के पास स्थित पेड़ पर बिजली गिर गई, जिससे जोरदार धमाका हुआ और पेड़ भी टूट गया। बिजली गिरने से घर में रखे फ्रिज, इन्वर्टर, कई कीमती सामान जलकर खराब हो गए। इसके अलावा मकान की छत की एक पट्टी में भी दरारें आ गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई है। यूपी के संभल से खबर है, जहां चुनावी रंजिश के चलते एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामला बबराला थाना क्षेत्र के गांव पहलबाड़ा का है, जहां प्रधान की सास और राशन डीलर प्रेमवती की हत्या से इलाके में तनाव फैल गया है। घटना से आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बबराला थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। परिजनों ने साफ कहा है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। यूपी के बहराइच जिले के दरगाह थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मैच खेलने के दौरान हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। जानकारी के अनुसार मैच खेलते समय बॉल को लेकर कहासुनी हुई, जो गाली गलौज तक पहुंच गई। इसका विरोध करने पर दबंगों ने एक युवक और उसके परिवार पर हमला कर दिया। पीड़ित इरशाद के मुताबिक विरोध के बाद करीब 15 से 16 लोग लाठी डंडों और धारदार हथियारों के साथ मौके पर पहुंच गए और ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। इस घटना में इरशाद समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। 3 लोगों ने मिलकर मारा। किस चीज? चाकू से भी मारा, लाठी डंडे, अड्डा से भी मारा। रंजिश क्या रही? काहे के मारा गया तुमको? विवाद क्या हुआ था? वो गेम खेल रहे थे, तो गेम खेलने के बाद आए, जब वहां से आए तो मतलब गाली दे रहा था, तो भाई बोला गाली मत दे, तो भाई से हो रहा था। उसके बाद में जब वो लोग आए फिर वैसे तो विवाद शुरू कैसे हो गया? वो मतलब खेल रहे थे, वहां से हम चले आए। उसके बाद में जो लड़का साथ में खेल रहा था दूसरी पार्ट वाला, तो आया, जब वो आया तो गाली देते आया, तो बड़ा वाला भाई दुकान पे, तो बोले गाली मत दे, जो पैसा लगाया उसको गाली दे, उसको क्यों गाली दे रहा है। बस्ती में हुआ, वो जो लड़ाई करने लगे, फिर छुड़वा दिए, वो चले गए। फिर वो तुरंत फोन करके बुला लिया अपने मतलब घर वालों को, सभी को। कितने लोग आए थे मारने? हमें वही 15-16 लोग थे। किस चीज से मारा गया तुमको? वो लाठी। धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब डोमई गांव के पास नदी के किनारे एक लेपर्ड अपने शावक के साथ नजर आया। रविवार शाम करीब 7:30 बजे लेपर्ड दिखने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सरमथुरा के निवासी राजा तिवारी ने बताया कि नदी के पास अचानक लेपर्ड और उसका बच्चा दिखाई दिया, जिसके बाद तुरंत आसपास के गाँव को सतर्क किया गया। ग्रामीणों ने वन विभाग से इलाके में गश्त बढ़ाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके। गुरुग्राम की आईएमटी मानेसर से खबर है, जहां आईएमटी मानेसर सेक्टर 7 के प्लॉट नंबर 261 में स्थित एक कंपनी में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और पिछले कई घंटे से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये कंपनी प्लास्टिक के कंपोनेंट बनाती है और प्लास्टिक सामग्री में आग लगने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप लिया है। राहत की बात यह है कि इसमें किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है।
खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।